हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ और हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हमने अपने 2 टॉपिक्स पूरे कवर कर लिए जो कि थे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो अगर आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं और आप लोगों को याद है, अगर आपने रिलेट करते हुए पढ़े हैं, सारी चीज़ों को लॉजिकली समझा है, तो एक बार अच्छे से मुझे वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख दो ताकि मुझे ये पता चल सके कि यस, आप लोगों को सारी बातें याद है, आप रट्टा नहीं लगा रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो लेक्चर की अटेंडेंस लगाइए, थोड़ा सा ये काम करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा जी, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा पार्टनरशिप, जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तुमने बिजनेस अकेले करके देख लिया, तुमने बिजनेस अपने फैमिली के साथ करके देख लिया, अब जरा ये बिजनेस कुछ अनजान लोग या अपने कुछ यार दोस्तों के साथ करके देख लो। तो बच्चों, पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जहां आप कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। अब वो लोग कितने होते हैं, कम से कम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अब ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलो आओ पढ़ते हैं ज़रा पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो चलो बच्चों, अब पढ़ना शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको डिफाइन में एक पहली लाइन दिख रही होगी दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। देखो बेटा, जब भी हम बात कर रहे हैं ना रिलेशनशिप की या किसी भी रिलेशन की, तो एक बात बताओ, क्या रिलेशन एक अकेला व्यक्ति कर सकता है क्या? मैं कहूँ मेरा मेरी आत्मा के साथ रिलेशन है, ये कैसे पॉसिबल है? चलो ठीक है, ये पॉसिबल है भी और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी सोल से ही अगर रिश्ता रख लेते हैं, उसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बिजनेस को ये बात कैसे समझाओगे? बिजनेस के टर्म्स में उसे एक अलग पर्सन कैसे दिखाओगे? तो चाहे रिश्ता मम्मी पापा का हो, ठीक है, चाहे रिश्ता पेरेंट्स और बच्चों का हो, चाहे रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, चाहे रिश्ता आप कह सकते हो फ्रेंड्स का आपस में है, हर रिश्ते में कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही ना। तो इसीलिए पार्टनरशिप को भी ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन किन लोगों के बीच में है बेटा? ये रिलेशनशिप होता है कम से कम 2 लोगों के बीच में, और हम यहाँ पर इसको ऐसे बोल देते हैं 2 और मोर पर्सन्स। क्या बोल देते हैं? 2 और मोर पर्सन, क्योंकि कम से कम आपको 2 लोग तो यहाँ पे चाहिए, और कितने ज्यादा चाहिए, कितने हद तक चाहिए, वो भी आपको बाद में बताऊंगी कि मिनिमम तो 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे उसकी कहानी अभी हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। ठीक है, अब ये जो बेटा रिलेशन है ना, ये रिलेशन डिफाइन किया जाता है एक एग्रीमेंट से। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात, तुम सबसे पहले अकेला बिजनेस चला रहे थे। जब अकेला बिजनेस चला रहे थे तो क्या ही एग्रीमेंट है ना, तुम ही चलाने वाले हो, तुम ही करता धरता थे अकेले, तुम ही ओन्ड मैनेज कंट्रोल, तीनों काम तुम खुद कर रहे थे, तो क्या ही जरूरत थी एग्रीमेंट की। ठीक है, लेकिन जब तुम फैमिली के साथ बिजनेस करने लग गए ना बेटा, तो वहां पर भी कह सकते हो कि आप एक एग्रीमेंट में वहां पर भी आए थे। याद है हिंदू सक्सेशन एक्ट? अब उसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए तो हैं। तो भाई एक्ट तो आ गया, एक एग्रीमेंट तो वहां पर भी एक तरीके से आ गया, नियम कानून तो वहां पर भी आ गए, जिसके हिसाब से सभी लोग बिजनेस कर रहे थे। क्योंकि भाई देखो, जहां 2 से ज्यादा लोग होंगे वहां लड़ाई झगड़ा होने के पूरे चांसेस हैं, और लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए पहले से नियम कानून बना लेना समझदारी कहलाता है। तो इसीलिए वहां तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया कि भाई ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, पैसे प्रॉपर्टी के मामले में कोई बाप बेटा, कोई भाई भाई कुछ नहीं होता, सब लड़ते हैं, तो इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट बना दिया गया। लेकिन अब पार्टनरशिप बिजनेस आया। अब पार्टनरशिप में ना तो तुम अकेले रहे, ना तुम्हारी खुद की फैमिली है कि चलो ठीक है एक बार को फिर भी चुप हो जाओगे। भाई यहाँ पे तो कुछ अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं, तुम्हारे खुद के यार दोस्त भी हो सकते हैं, तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक तरीके का एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब वो एग्रीमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं कि आपस में बातचीत करके बना दिया या बिल्कुल लिख कर बना दिया, तो अलग अलग तरीके के हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर ये जो रिलेशनशिप बोला जा रहा है ना, रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे? बेसिकली साझेदारी। और जब भी कोई साझेदारी होती है ना, तो बेटा वहां पर एक एग्रीमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि आप साथ में किसी के कुछ शेयर करने जा रहे हो, तो वो शेयरिंग कैसे रहने वाली है उस चीज के लिए पहले सारी बातचीत होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनता है, तो ये रिलेशन इस एग्रीमेंट को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट क्या कह रहा है? हु हैव अग्रीड।
अब इन सभी लोगों ने अग्री किया है, सहमति, अग्रीड का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, कि इन सभी लोगों की सहमति आई है इस चीज के साथ, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि हम सभी आपस में मिलकर प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो मतलब मैडम लॉस नहीं शेयर करते होंगे। देखो बेटा, अब इस चीज के बारे में अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पहली चीज, देखो यार, अगर तुम 2 दोस्त हो तो दोस्त क्या होता है कि दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ सुख में तुम्हारे साथ रहे, कि जब तुम मौज मस्ती कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तब तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ निकल पड़ता है और खूब तुम्हारा साथ देता है हर एक चीज में। लेकिन जब तुम किसी मुसीबत में आते हो तो तुम्हें वो टाटा बाय करके निकल जाता है। ऐसे होते हैं क्या दोस्त? नहीं ना, बल्कि दोस्त तो वो होते हैं जो एक बार सुख में साथ ना हो लेकिन दुख में जरूर हो। दोस्ती तो वही होती है ना। तो देखो, जब हम पार्टनरशिप के बारे में कह रहे हैं तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे, अभी आगे आप 12th क्लास में भी कुछ चीजों को पढ़ोगे, अकाउंटेंसी में भी, क्योंकि वहां पर आपने पार्टनरशिप की ही अकाउंटिंग पढ़नी है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में एक पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए ही ज्वाइन करता है, उसको लॉस भी नहीं करना होता, पर वो स्पेशल केसेस होते हैं। लेकिन नॉर्मली हर पार्टनर अगर जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहा है, यानी कि जितना हिस्सा वो प्रॉफिट के लिए मांगता है, उतना ही हिस्सा अगर कल को लॉस होता है तो वो भी उसको बियर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप प्रॉफिट के लिए अग्री हो हमारे साथ, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होगी, इसको कोई कहने की बात नहीं है कि आपको लॉस नहीं भरने पड़ेंगे। कल को अगर हमारी पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी पूरी आपकी है। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक पार्टनर से प्रॉफिट के लिए हमारे बिजनेस में आता है, इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में लॉस का डिस्कशन नहीं करते। हम सिर्फ इतना लिख देते हैं कि हमने अग्री किया है कि हम आपस में क्या शेयर करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट। अब वो बिजनेस चलाएगा कौन भाई? भाई कौन चलाएगा बिजनेस? बोलो कौन चलाएगा? भाई तुम सारे मिलकर चला लो, सारे मिलकर उस बिजनेस को चला लो। तुम सारे पार्टनरशिप में हो, मिलकर उस बिजनेस को चला लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब नहीं चला सकते तो किसी एक को कह दो, कोई एक भी तुम्हारे बिहाफ पे बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, मान लो तुम 5 दोस्त हो। ठीक है, अब 5 दोस्तों ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो या तो जब तुमने प्रेजेंटेशन बनाई तो तुम 5 उस प्रेजेंटेशन को दे रहे हो, वन बाय वन तुमने आपस में बांट लिया कि कौन सा हिस्सा कौन बोलेगा। या फिर तुम्हें लगता है कि यार हम लोगों ने प्रेजेंटेशन तो अच्छी सी बनाई है लेकिन हमारे स्पीकिंग स्किल्स अभी इतने अच्छे नहीं है, तो तुम्हारे ग्रुप में जो बंदा अच्छा था स्पीकिंग स्किल्स वाला, तुमने कहा कि भाई तू प्रेजेंटेशन तू दे दे, हमने पीपीटी हमने बना दी है, इसको प्रेजेंट तू कर दे सबके सामने, समझा सबको तू दे। तो कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है या एक के बिहाफ पर सारे लोग मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कितने हिस्सों में बटी हुई है, जरा इस चीज को ध्यान दो। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिश्ता है बिटवीन द पर्सन, लोगों के बीच में, हु हैव अग्रीड, जिन्होंने साथ में अग्री किया है, क्या? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, की साथ में मिलकर क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि सभी कह रहे हैं कि आओ आओ चले चले सब चले एक साथ और बिजनेस को चलाएं। या फिर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तुम सबकी एक्टिंग एक ही बंदा कर रहा है, यानी कि तुम सभी के बिहाफ पर एक ही पर्सन जो है वो यहाँ पर उस बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, तो बेटा जी 4th पार्ट ये हो गया आपकी डेफिनेशन का। ठीक, तो समझ आ गया। अब आपको इधर कुछ दिख रहा होगा, इधर एक आपको लीगल सा कुछ दिख रहा है, एक एक्ट टाइप दिख रहा है। बेटा ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, दिस इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि 1932 में एक एक्ट पास किया गया था इंडियन पार्टनरशिप के लिए कि इंडिया में जब पार्टनरशिप चलेगी तो उसको चलाने के नियम कानून क्या होंगे। तो अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर हमें बिजनेस करना है तो हम अपने बिजनेस को उस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराते हैं, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो क्या पार्टनरशिप को भी इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना है? बोलो कराना है। आप कहेंगे मैम एक्ट बना है तो कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, हमने नियम कानून बना रखे हैं, बट आपकी इच्छा है, आप चाहें तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को इसके तहत रजिस्टर कराएं, चाहे तो ना कराएं। मतलब यहाँ हमने आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया है। तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी अंडर द पार्टनरशिप बिजनेस, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। हमने बना रखा है एक्ट, आपको लगे
कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से होना चाहिए, कल को लड़ाई झगड़ा होगा तो एक्ट खड़ा है हमारे साथ, तो अगर आपको इस चीज का चाहिए फायदा तो रजिस्ट्रेशन करा दो। लेकिन अगर आपको ज्यादा विश्वास है भाई अपने पार्टनर्स के ऊपर, आपको लगता है कल को ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब कल को ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला, हमारे सब पार्टनर्स अच्छे, हम सारी यारी दोस्ती पूरी स्ट्रांग है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, तो ठीक है, बिना एग्रीमेंट के साथ भी तुम्हें चलना है तो चल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैंने आपको और बताई कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, पर एक्ट का नाम याद रखना है कि पार्टनरशिप को डिफाइन या गवर्न करने का एक्ट क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि दो चार्टेड अकाउंटेंट ने अपनी अकाउंटिंग फर्म एक साथ शुरू कर ली, दो फ्रेंड्स ने अपना एक कैफे स्टार्ट कर लिया, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स ने तीन फ्रेंड्स ने अपने कैफे चलाया, पैसा लगाया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर कर रहे हैं, दो फैशन डिजाइनर ने अपना एक क्लोथिंग बुटीक यहाँ पर खोला है और काम कर रहे हैं, तीन इंजीनियर्स ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। तो बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना कि वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। किसी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप अगर बनाओगे और कल को जाओगे ना जस्टिस के लिए तो कुछ हाथ नहीं लगेगा और तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा। तो देखो सारे बिजनेसेस अलग अलग तरीके के हैं लेकिन लीगल बिजनेस है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा फीचर्स पे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में यारी दोस्ती है ना, तो यारी दोस्ती पे ये देखो मेमोरी ट्रिक, मेरे फ्रेंड्स रिस्क लेकर डील क्रैक नहीं करते। भाई देखो तुम्हारे दोस्त तो बड़े संभल संभल कर काम करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स रिस्क लेकर डील क्रैक नहीं करते। भाई वाह। तो एम से है बेटा यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी, एफ से है फॉर्मेशन, एल से है लाइबिलिटी, आर से है रिस्क बियरिंग, डी से है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सी से है कॉन्टिन्यूटी और एन से है नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने कुछ पॉइंट्स पर, डिटेल में पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहला तो बेटा फॉर्मेशन, कैसे खोला जाता है एक पार्टनरशिप फर्म को। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि फॉर्मेशन का मतलब क्या है। फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको अगर अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा लोग अगर आपको मिल गए तो रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है नहीं, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, की पहली बात तो आपस में सहमति कर लो, म्यूचुअली मतलब आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट बना लो, और उस एग्रीमेंट को बनाने के बाद अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब और क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपका पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न किया जाएगा बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब उस बिजनेस को चलाते हुए भले ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं कराया है, बट कुछ नियम कानून है, आपको उनका पालन करना पड़ेगा। और वो नियम कानून कहाँ लिखे हुए हैं, वो नियम कानून लिखे हुए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। दूसरी बात, अब किस तरीके से यहाँ पर हम बिजनेस को चला पाएंगे। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई है कि आप यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाते हो। अब बेटा ये एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। अब ओरल एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, ओरल मतलब बातचीत करके, आपने आपस में बातचीत करके एक बिजनेस को शुरू कर दिया है तो वो हो गया आपका ओरल एग्रीमेंट। लेकिन जब आपने उसी बातचीत को लिखित रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि प्रॉपर इन राइटिंग आपने एक एग्रीमेंट बना दिया, रिटन डॉक्यूमेंट बना दिया, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को यहाँ एक नाम दिया जाता है, याद रखना अगले साल अकाउंट्स में बहुत पढ़ोगे इसे, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं इसे, पार्टनरशिप डीड। तो कल को 12th में जब सर पूछेंगे ना कि रिटन डॉक्यूमेंट जो बनता है पार्टनरशिप में उसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, पार्टनरशिप डीड। और ऐसा तुम्हें किसने बताया है, तुम्हारी अपनी काजोल मैम ने। तो याद रखना अगले साल जवाब देना पड़ेगा तुम्हें अकाउंट्स में इसका कि रिटन एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप बिजनेस से बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो जब आप अपना ये बिजनेस खोलते हो, भाई तुम दो तीन दोस्त मिलकर बिजनेस चला रहे हो, तो तुमने कहा कि देख भाई दोस्ती यारी अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, भाई लिख ले यार सारी बात, हम आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना यार, देख लिख ले, कल को अपने को ये नहीं चाहिए कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं यार, दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए बिजनेस में, ठीक है। तो भाई देख लिख ले यार,
ठीक। तो तुमने क्या किया, रिटन एग्रीमेंट बनाया और उसमें तुमने पता है क्या क्या लिख दिया, उसमें तुमने बहुत सारी बातें तुम लिख सकते हो। तुम उसमें अपने राइट्स लिख सकते हो कि सबके पास क्या क्या अधिकार होंगे, सबकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, प्रॉफिट आपस में कैसे बांटा जाएगा, या और भी अगर कोई बात होगी कि हमने बिजनेस से पैसा लगाया है उस पर इंटरेस्ट कैसा मिलेगा। तो तुमने सारी बातचीत जो है आपस में जो भी करी, तुमने उसको रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख कर रख लिया और उसको तुमने क्या नाम दे दिया, तुमने उसको नाम दे दिया पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बातचीत तुमने फिर और कर ली साथ में मिलके कि जो बिजनेस है भाई देख, एक कहता है ओए सुन 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 सुन, अपन ना बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में हम पता है क्या करेंगे, हम लोग चोरी डकैती का बिजनेस करते हैं, आपस में पार्टनरशिप करते हैं चोरी डकैती की। उसने कहा वो पागल है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अनलॉफुल बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता, बिजनेस हमें लॉफुल ही करना है। तो बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि यारी दोस्ती में गलत काम में मत पड़ जाना, तुम्हें लॉफुल बिजनेस करना है और उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। कई बार हम समाज सेवा के लिए भी बिजनेस कर लेते हैं, भाई समाज सेवा के लिए हमने कुछ अपना सेटअप कर लिया, तो उसको फिर तुम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोल पाओगे। तो जब आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास होते हैं कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर उनकी कहानी अलग है, अभी आपको वहां तक नहीं जाना है। अभी आप कहां पर हो कि आप जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप प्रॉफिट कमाने का ही ऑब्जेक्टिव रखते हो। ठीक है। रजिस्ट्रेशन है क्या कंपलसरी, बताया था ना मैंने अभी। तो रजिस्ट्रेशन एज सच कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरली आपकी इच्छा है, पर एडवाइजेबल है, आपको ऐसे सलाह दी जाएगी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो, आगे फायदा ही होगा। ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो आर्किटेक्ट थे, डिसाइड किया कि एक इंटीरियर डिजाइन फर्म्स खोल लेते हैं और उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई, उसमें कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, मतलब कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसी रहेगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो उन्होंने लिख दिया। तो बिल्कुल आसानी से उन्होंने अपना उस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। ठीक। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं लायबिलिटी के बारे में। दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि यहाँ लायबिलिटी जब भी बात की जा रही है तो वो या तो लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस पर भी एक खतरा मंडरा रहा है कि उनके भी पर्सनल एसेट्स यहाँ पर सेफ नहीं है, कि जब भी कभी पार्टनरशिप बिजनेस के डेट्स बढ़ जाएंगे उनके बिजनेस एसेट से, तो यहाँ पार्टनर के पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा उस बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है। बट यहाँ पर कुछ और वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कि सभी पार्टनर्स यहाँ पर जो भी फर्म की लायबिलिटी होती है उसके लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब पार्टनर एक दूसरे के ऊपर नहीं कह सकते कि इसने इस्तेमाल किया, इसने इस्तेमाल किया, इसने इस्तेमाल किया, आप सभी जॉइंटली लायबल है। प्लस ऐसा नहीं है कि सभी पार्टनर्स को इकट्ठा होना जरूरी है जब उस लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाए, अगर कोई एक भी आकर खड़ा हो गया तो उससे भी पैसे मांगे जा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर हम लोग ये डिटेल में पढ़ लेंगे कि आप सभी लोगों ने गोलमाल मूवी तो देखी होगी। तो उस मूवी के अंदर 4 दोस्त हुआ करते थे, याद तो हो गई ना, वो 4 निकम्मे नालायक दोस्त। तो एक तो है गोपाल, दूसरा था माधव, तीसरा था क्या, लकी, और एक था उनके साथ लक्ष्मण। तो बेटा ये चारों के चारों निकम्मे नालायक लोग एक बंदे को बहुत परेशान करते थे, और वो बंदा कौन था, जो अपने गले में चेन पहन के घूमता था और अपने आप को संजय दत्त से कम नहीं समझता था, और इनका नाम था वसूली भाई। तो वसूली भाई से इन सभी लोगों ने मान लो अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है। अब मतलब क्या होता है जॉइंट लायबिलिटी और इंडिविजुअल लायबिलिटी का। देखो भाई, वसूली भाई के लिए तो इनके बिजनेस के पास 2 लाख रुपए उधारी गई है। अब वसूली भाई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अंदर खाते कौन कितना पैसा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ये चारों उनको टकराते थे, वो चारों का रास्ता रोक लेते थे और कहते थे अरे 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 नालायकों, मुझे मेरा पैसा वापस करो। वो सबसे पैसे मांग रहे होते थे क्योंकि सभी लोग वहां पर जॉइंटली लायबल हैं। वो वहां पर कहते थे कि अरे वसूली भाई, आपका पैसा तो माधव ने इस्तेमाल किया है, माधव कहता था कि लक्ष्मण ने किया है, लक्ष्मण कहता था कि लकी ने किया है, लकी कहता था कि गोपाल ने किया है। सब एक दूसरे पे नाम लगाने बैठ जाते थे। पर वसूली भाई क्या कहते थे कि देखो भाई, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है मैंने, वो भी काजोल मैम से, और उन्होंने मुझे बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होते हैं। तुम किसी पे भी इल्जाम लगाते रहो,
मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुम सबसे पैसा चाहिए। तो ये तो बात हो गई जॉइंटली लाइबिलिटी की। लेकिन अगर इंडिविजुअल लाइबिलिटी की बात करूं तो एक दिन वो एक मार्केट में गुजर रहे थे, सामने से उन्हें माधव आता हुआ दिखा। और यहाँ पर एक बात बताओ, क्योंकि वो अकेला वहां पर उन्हें आता हुआ दिख रहा था, तो क्या यहाँ वसूली भाई पैसे नहीं मांग सकते थे? यहाँ पर भी मांग सकते थे। तो यहाँ पर वसूली भाई ने कहा कि अरे माधव, मेरे 2 लाख रुपए कब लौटाओगे? तो यहाँ माधव ये नहीं कह सकता कि देखो वसूली भाई, मैंने तो सिर्फ 30,000 रुपए इस्तेमाल किए थे, आपको 30,000 रुपए चाहिए तो ले लो, बाकी के 1,70,000 बाकियों से ले लेना। ना 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 ना, वसूली बाई के हाथ में माधव ही पकड़ा गया था। तो अब तो उन्होंने कहा कि माधव, तू ही मेरे पूरे 2 लाख रुपए देगा, तू अपने आप अपने बाकी दोस्तों से पैसा लेता रहियो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पर तुम ही 2 लाख रुपए दोगे। क्योंकि काजल मैम ने फिर समझाया था कि सारे पार्टनर्स इंडिविजुअल भी लाइबल होते हैं, मतलब कि अगर एक पार्टनर भी हमारी पकड़ में आ गया तो उससे भी हम पूरा पैसा मांग सकते हैं। हाँ, वो पार्टनर फिर अपने बाकी बचे हुए पार्टनर से जैसे भी पैसे निकलवाए वो उसकी हेडेक है, लेकिन थर्ड पार्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात, थर्ड पार्टी की नजरों में आपकी लाइबिलिटी जॉइंटली और इंडिविजुअली दोनों है कि आप अगर सारे एक साथ मौजूद हो गए तो भी वो पूरा पैसा ले सकता है, आप में से कोई एक टकरा गया तो उससे भी पूरे पैसे मांगे जा सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, लाइबिलिटी यहाँ पर हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि आपके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल खतरे में हैं। यानी कि अगर तुमने वसूली भाई का पैसा नहीं दिया तो वो जिस बाइक पर तुम घुमा करते हो ना, वो बाइक उठाकर ले जाएंगे वसूली भाई। ठीक है, सो द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड भी है, जॉइंट भी है, सेवरल यानी कि इंडिविजुअल भी है। सो पर्सनल एसेट्स मे बी यूज्ड इफ द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। तो कल को अगर आपकी जो एसेट्स हैं वो नहीं चुका पाए आपके बिजनेस के डेट्स को, तो पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल होगा। ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स डेट, तो सारे पार्टनर मिलकर अपने फर्म के डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस हर एक पार्टनर भी इंडिविजुअली लाइबल है पूरे के पूरे डेट के लिए। ठीक है जी, सो अ पार्टनर पेइंग मोर देन हिज शेयर कैन रिकवर द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द अदर पार्टनर। और अगर किसी पार्टनर ने कभी ज्यादा पे कर भी दिया है तो वो फिर अपना एक्सेस अमाउंट अपने दूसरे पार्टनर से रिकवर कर सकता है। बहुत सिंपल है। चलो, जैसे कि देखो, 3 पार्टनर ने एक बिजनेस लोन लिया और फर्म जो है वो उसको रीपे नहीं कर पा रही है, तो बैंक जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट एक पार्टनर से भी ले सकता है, जो बाद में अपने रिमेनिंग पार्टनर से जो क्लेम है वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, मतलब बाकी का जो पैसा है वो उनसे अपने आप ले लेगा। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। अब भाई रिस्क बियरिंग की क्या बात है, देखो, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में थे तो एक ही तो नुकसान था कि जब दुख है तो यार दुख में भी हम अकेले ही खड़े हैं, सारा का सारा रिस्क खुद ही बियर करना है। बट वहीं पे जब तुम फैमिली बिजनेस के अंदर गए तो कहीं ना कहीं वो रिस्क जो है वो शेयर कर रहा था, पूरी फैमिली आपके साथ खड़ी थी। आज यहाँ पर आप एक पार्टनरशिप में हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई सा भी शिप चल रहा है, हर शिप में हम किसी के साथ इसलिए तो जुड़े हैं ना यार कि सुख दुख के साथ ही, सुख होगा तो भी एक दूसरे के साथ बांटेंगे, दुख होगा तो भी एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो यहाँ पर अगर रिस्क आ रहा है तो सीधी सी बात है ना, पार्टनरशिप है, सारे लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हो तो रिस्क भी तो आपस में शेयर करोगे। तो यहाँ पर जब रिस्क बियरिंग की बात हो रही है तो सारे पार्टनर इस रिस्क को एक साथ बियर करते हैं। सो ऑल द पार्टनर जॉइंटली बियर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। तो चाहे सुख हो या दुख हो, यानी कि चाहे रिस्क है चाहे रिवॉर्ड है, दोनों एक साथ ही बांटे जाएंगे। सो प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन द अग्रीड रेशो, क्योंकि आपने प्रॉफिट को बांटने के लिए तो एक रेशो सोची ही होगी। सो लॉसेस आर आल्सो शेयर्ड इन द सेम रेशो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, कि भाई तुम आए किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप में आने के बाद क्या सिर्फ दोनों एक साथ सुख बांटोगे? क्या तुमने सिर्फ एक दूसरे को अपना सुख का साथी बनाया है? जैसे दुख आया तो तुम एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हो? नहीं भाई, जिस तरीके से सुख एक साथ बांटा था उस तरीके से दुख भी तो एक साथ बांटना है ना। तो बस ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस भी ये कहता है कि भाई तुमने प्रॉफिट बांटने के लिए तो रेशो बता दी कि आपस में प्रॉफिट कैसे कैसे बांटेंगे, कि भाई देख 40% तेरा 60% मेरा, लेकिन कल को जब दुख आएगा तो सेम रेशो में बटेगा कि भाई ये दुख भी, ये लॉस भी 40% तेरा 60% मेरा, ठीक इसी तरीके से। ओके, सो बिजनेस रिस्क डज नॉट फॉल ऑन अ सिंगल पर्सन, तो एक ही बंदे पे नहीं पड़ता है ये। शेयरिंग रिस्क एनकरेजेस द पार्टनर्स टू अंडरटेक द लार्जर बिजनेस एक्टिविटी। तो जब आप एक दूसरे के साथ रिस्क शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को एक हौसला दे रहे हो कि कोई बात नहीं भाई, मिलकर काम करेंगे, कल को अगर नुकसान होगा तो आपस में बांट लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल,
4 पार्टनर ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करी, नुकसान हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया था इवेंट, तो हर एक पार्टनर ने उस नुकसान की भरपाई करी अपने अपने अग्रीड रेशो के अंदर। ठीक, चलो अब आते हैं बेटा डिसीजन मेकिंग पे। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले बंदे थे, अपना बिजनेस का डिसीजन खुद अकेले लिया करते थे। फैमिली बिजनेस के अंदर हम पूरी फैमिली के हाथ में तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऐसे तो फिर हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। एक फैमिली में 50 लोग हैं तो 50 लोग किस तरीके से डिसीजन लेंगे, राइट? तो फैमिली बिजनेस में किसी एक के हाथों में ये चीज़ नहीं सौंपी जा सकती थी, क्योंकि एक फैमिली में अगर 50 लोग हैं तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा। तो हमने कर्ता के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि कर्ता जी, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, आप सारा डिसीजन लेंगे। अब पार्टनरशिप में हम क्या करें? पार्टनरशिप में तो सभी अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, अपने आप को कम नहीं समझता। अब ऐसे में किसके हाथ में दे? तो ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि भैया साझेदारी है, एक अग्रीमेंट है, एक पार्टनरशिप है, तो ऐसे में सभी लोग मिलकर डिसीजन लेंगे म्यूचुअल कंसेंट के साथ, यानी कि आपसी सहमति के साथ यहाँ डिसीजन लिया जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि मैम मेजॉरिटी पे जाएंगे, नहीं, कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो मेजॉरिटी यहाँ पर काम नहीं आती है। अगर हमारे पास 10 पार्टनर हैं, 9 ने अगर हाँ कर दिया, एक ने भी मना कर दिया, तो यहाँ वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। यहाँ जब तक सबकी साझेदारी, सबकी सहमति, सबका म्यूचुअल कंसेंट नहीं आ जाता, तब तक उस डिसीजन पर हम नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कैरिड आउट कलेक्टिवली बाय द पार्टनर्स। सारे मिलकर इस डिसीजन को लेंगे, मिलकर अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट। जनरली यहाँ पर जो डिसीजन है वो आपसी सहमति से ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग बांट दी जाती है, मतलब जो पार्टनर जिस काम को करने में बेहतर होता है उसे वो काम सौंप दिया जाता है। जॉइंट मैनेजमेंट यानी कि मिलजुल कर काम करने की वजह से डिसीजन की क्वालिटी बढ़ जाती है, और अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है तो अच्छा सुपरविजन हो जाता है बिजनेस एक्टिविटीज का, यानी कि सभी लोग अपने अपने एरिया का काम कर रहे हैं तो मिलजुल कर सारा काम भी चल रहा है और अपने अपने एरिया से रिलेटेड बातचीत कर कर वो डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग म्यूचुअल है। एक रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर एक पार्टनर फाइनेंस देख रहा है, दूसरा पार्टनर मार्केटिंग देख रहा है, तीसरा पार्टनर डेली एक ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है, तो मिलजुल कर यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी। क्या ये बिजनेस चलता रहेगा लगातार? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल पर्सन था, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। HUF के अंदर कॉन्टिन्यूटी इसलिए थी क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर को कुछ हो भी जाता है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर यहाँ पर उनकी जगह ले लेगा, तो वहां पर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को कुछ नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर क्या कहें? यहाँ पर तो सभी लोग मिलकर चला रहे हैं बिजनेस। तो देखो, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है क्योंकि यहाँ पर कह सकते हो कि अगर एक पार्टनर चला भी गया, एक पार्टनर की हेल्थ खराब हो गई, या वो बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी प्लेस दूसरा पार्टनर ले लेगा। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि जब भी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में कोई चेंजेस आते हैं, हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है, एग्रीमेंट में चेंज आने का मतलब होता है कि आपने अगर आपसी रेशो बदल ली, पहले आपने प्रॉफिट के लिए कोई और रेशो सोची थी, आज कोई और रेशो हो गई है, आपके बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट कर गया, आपके बिजनेस में किसी पार्टनर की डेथ हो गई या किसी ने रिटायरमेंट ले ली, तो इन सभी केसेस के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहली सिचुएशन के हिसाब से बना था। आज अपने रिश्ता बदल दिया, पहले हम सिर्फ 3 ही प्रॉफिट बांट रहे थे, आज 2 लोग और आ गए हमारे साथ प्रॉफिट बांटने के लिए, तो वो पहले वाला रिश्ता तो नहीं रहा ना, रिश्ता तो बदल रहा है। तो जब जब ये पार्टनरशिप के का जो रिश्ता है, जब जब पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज होगा, तब तक हम ये कहेंगे कि हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व मतलब खत्म हो गई है, एक पार्टनरशिप खत्म हो गई है, नई चीजों के साथ नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो परपैचुअल सक्सेशन एंजॉय नहीं करती। परपैचुअल का मतलब होता है बेटा लगातार, परपैचुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और सक्सेशन का मतलब क्या है? देखो, जो आगे चलता आ रहा है। तो पार्टनरशिप के अंदर भी ये कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। कभी भी अगर किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी अगर हो जाती है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाना, आपकी फर्म खत्म हो गई। या मैं इसको अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लैरिटी के साथ लिखूं तो सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, हम इसको चलो यहाँ पे फर्म नहीं बोलेंगे, हम इसको ये बोल देंगे कि यहाँ पे हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो गया है।
द रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू द बिजनेस। अब बाकी पार्टनर चाहें तो नए एग्रीमेंट के साथ उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना फ्रेश एग्रीमेंट, एक नए एग्रीमेंट के साथ आप अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं। सो बिजनेस कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। और एक नई डीड मतलब नया एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि आप ये बता सके कि आपने अपने फर्म को चेंज किया। और बेटा जब भी आपका एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, या मैं कहूँ कि जब भी आपके रिश्ते बदलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जैसे हम अपने घर को बोलते हैं ना रेनोवेशन। अब रेनोवेशन का मतलब क्या? घर तो वही है, बस हमने उसका नक्शा फिर से बदल दिया है। नक्शा बदल दिया इन द सेंस हमने उसका कह सकते हो कि उसका व्यू चेंज कर दिया है, कुछ चीजों को आपने वहां पर बदल दिया होगा, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी होगी, तो रेनोवेशन हमने उसको बोल दिया कि उसको एक नया रूप देना। तो ठीक उसी तरीके से जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है इनमें से किसी भी रीजन की वजह से, तो पुराने पार्टनर या बचे हुए पार्टनर अगर चाहें तो एक नए एग्रीमेंट के साथ, आप कह सकते हो एक नए रूप के साथ, अपनी उस पार्टनरशिप बिजनेस को दोबारा से चला सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, after one partner retires from the consultancy firm, the remaining partners execute a new partnership deed and continue the business। तो एक ने रिटायरमेंट अगर ले भी ली तो बाकी बचे हुए पार्टनर ने सोचा कि चलो हम क्यों अपना बिजनेस बंद करें, हम लोग अपने बिजनेस को चालू रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि कितने पार्टनर्स यहाँ पर होने चाहिए। क्या कितने ही पार्टनर्स अलाउड है? देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पर मेंबर्स की एक लिमिट है। भाई देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही मेंबर हो गया, वो मतलब ऑनर एक ही है। HUF के अंदर मेंबर्स की कोई काउंटिंग ही नहीं है। हमने मिनिमम की तो पढ़ ली थी कि 3 सक्सेसिव जनरेशन हो जाएं या एटलीस्ट 2 मेंबर्स हो जाएं तो चलेगा, और मैक्सिमम का तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि बाय बर्थ है भाई वहाँ पर तो मेंबरशिप, तो उसके लिए हम वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट तो सेट नहीं कर सकते थे। बट पार्टनरशिप में तो कर सकते हैं ना, कि कितने पार्टनर्स के साथ ही हम यहाँ पर अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम तो आपको 2 चाहिए, है ना। बट मैक्सिमम की अगर बेटा मैं आपको यहाँ पर लिमिट बताऊं तो मैक्सिमम है हमारे पास 50 पार्टनर्स, हमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 चाहिए होते हैं, और आपको यही वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, A partnership firm requires a minimum prescribed number of partners, कि आप अपने यहाँ पर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मेंबर्स जो आपको बताए गए हैं वही रख सकते हो, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। ये हमारा एक रूल बना हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप 50 मेंबर ही यहाँ पर रख सकते हो। एक जगह पर आपको 100 मेंबर्स दिखेंगे, बट वो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 की कहानी है, वो वहां पर भी ये बता रखा है कि वो भी परमिसेबल लिमिट है, बट हम यहां पर कितने मेंबर्स रख सकते हैं? सिर्फ 50। एक सेकंड, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, लेकिन जरूर 10 पास हुआ। अब थोड़ी सी इसकी कहानी भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा एक सेक्शन है 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम 100 मेंबर्स रख सकते हो, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स आप रख सकते हो अपनी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। और ये भी जो लिमिट है ये गवर्नमेंट जैसा भी प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग, मतलब हम आपको परमिशन दे रहे हैं, हमारी तरफ से आपको ओके है कि अगर आपको 100 रखने हो तो आप रख सकते हो। लेकिन एक रूल 10 है हमारे पास इसी कंपनीज एक्ट का, उस रूल 10 के अंदर लेकिन ये लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट उन्होंने तो अपनी तरफ से आपको कह दिया, आजादी दे दी कि भाई देखो हमने कह दिया है, मम्मी कह रही है कि बेटा मेरी तरफ से अलाउड है कि आप 500 रुपए ले सकते हो, ठीक है, बाकी एक बार पापा से पूछ लेना कि पापा क्या कहते हैं, ये आपकी जरूरत कितने की है। तो जब पापा से जाके पूछा तो पापा ने कहा कि भले मम्मी ने 500 अलाउड कर दिया है, लेकिन फिलहाल हमें ज्यादा तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल 200 रुपए से ही अपना काम चलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि
उन्होंने, कंपनीज एक्ट ने तो कह दिया कि मैक्सिमम 100 तक की हमारी तरफ से खुली छूट है, बाकी गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करे या जैसे सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप लोग अपने आप डिसाइड कर लेना। तो उन्होंने कहा कि रूल 10 के अंदर अभी एट प्रेजेंट जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनर्स के वो कितने हैं बेटा, वो 50 है। ठीक है, तो आपको 100 याद नहीं रखना, आपको 50 याद रखना है। ठीक है, क्या रूल है क्या नहीं उसको छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपको 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। सो एवरी पार्टनर शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और लीगली वो सभी पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लायक हो। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी सुटेबल फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट, और देखो अपने मैनेजमेंट को चलाने के लिए आपको पता होगा कि आपको कितने मेंबर्स की जरूरत है, उतने आपको रखने चाहिए। अब बेटा ये वाला जो पॉइंट आता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये वाला फीचर आपकी पार्टनरशिप में नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप नहीं है। आपकी पार्टनरशिप को डिफाइन करता है म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपने म्यूचुअल एजेंसी का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, अगर आपकी पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो इसका मतलब उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप का नाम ही नहीं देंगे। मैंने पार्टनरशिप की जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई तो उसके अंदर आपने कुछ वर्ड पढ़े थे, कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये हमारी म्यूचुअल एजेंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हर एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी है, यानी कि वो एक बॉस की तरह भी खड़ा है और वो इस बिजनेस को चलाने के वाला भी खड़ा है। तो सभी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड है कि भाई कोई बंदा कुछ भी कर कर अगर आता है तो उसके लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार जरा इसको, एवरी पार्टनर एक्ट्स, हर एक पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखो इसके अंदर, अ पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट। अब एजेंट की तरह वो क्या करता है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द फर्म एंड द अदर पार्टनर्स। कि मान लो एक बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना था, बाकी के सभी पार्टनर अभी अपने अपने काम में बिजी हैं, या फिर उस पार्टनर का जो दोस्त है उस बैंक में लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, मैं लोन के लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तुम जाकर फॉर्मेलिटीज पूरा कराओ। तो यहां पर उस पार्टनर ने एज एन एजेंट काम किया, जहां पर वो अपनी पूरी फर्म को, अपने अदर पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अकेला लोन नहीं ले रहा है, वो अपने फर्म के, अपने पार्टनर्स के बिहाफ पर वहां पर खड़ा है कि मैं भी हूं, मेरी पूरी फर्म भी है, मेरे सारे पार्टनर्स भी हैं। तो वो एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो अब जो भी वो टर्म्स और कंडीशन वहां पर हाँ करके आएगा कि भाई ये लोन लेने के लिए मुझे अपने बिजनेस के कुछ एसेट्स मॉर्टगेज करने पड़ेंगे, वो इस बात पे हाँ कराया, तो बाकी सबको अब मानना पड़ेगा कि वो जो भी हाँ करके आया, बाकी सबको उस चीज को मानना पड़ेगा। एंड अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल, वो एज अ प्रिंसिपल भी काम करता है, बिकॉज ही ऑल्सो बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर। अब मान लो इसको घर पे छोड़ के चले गए, ये अकेला पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहा है, बाकी सारे पार्टनर्स अब कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी कुछ वो लोग काम करके आएंगे, अब उसके लिए उसकी जिम्मेदारी इसकी भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक स्कूल की पिकनिक है, ठीक है, एक स्कूल की पिकनिक ऑर्गेनाइज हुई है, उसमें प्रिंसिपल सर तो या प्रिंसिपल मैम तो स्कूल में ही है, वो स्कूल का सारा मैनेजमेंट वर्क देख रहे हैं कि चलो आज सारे बच्चे, सारे टीचर्स गए हुए हैं पिकनिक पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब स्कूल के बच्चे ने धूम मचा दी भाई, पिकनिक पे खूब धूम मचा दी, बस वाले को परेशान कर दिया। वहां जब वेन्यू पे पहुंचे, जिस भी जगह पर पिकनिक स्पॉट जो था उनका, वहां पहुंचे तो भाई साहब उन लोगों को भी उन्होंने इतना दुखी किया, इतना दुखी किया, और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी मचा के आ गए कि वहां से कॉल आया उनके मैनेजमेंट से, जिनका भी पिकनिक स्पॉट था, कि भाई साहब ये कौन से बच्चे भेज दिए तुमने, ये सारे डायनासोर यहीं भेज दिए तुमने, यहाँ डायनासोर थोड़ी भेजने थे, बच्चे भेजने थे भाई, बच्चे, ये कौन है भाई, उन्होंने जो टूट फूट करी है ना, अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। तो लो भाई, करके तुम आए, भरेंगे बेचारे हमारे प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल मैडम। तो ये क्या है कि एज अ प्रिंसिपल आप भी उनके एक्ट से बाउंडेड हैं, और वहीं पर जो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया जाकर कि भाई सभी बच्चे यहाँ पर पिकनिक एंजॉय करेंगे, तो आप सभी लोगों को वो बात माननी है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से अलग अलग जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो सभी एक दूसरे के एक्ट से यहाँ पर क्या है, बंधे हुए हैं। सो एनी एक्ट डन बाय वन पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस बाइंड्स द एंटायर फर्म।
यानी कि अपने बिजनेस के स्कोप में रहते हुए, बिजनेस की हदों में रहते हुए आप जो भी वहां पर डिसीजन लोगे, जो भी एक्ट परफॉर्म करोगे, सभी लोगों के लिए मान्य है। ठीक है, सो म्यूचुअल एजेंसी इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। एसेंस मतलब इसके बिना पार्टनरशिप अधूरी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं। जैसे कि एक पार्टनर रॉ मटेरियल खरीद के लाता है उधार पर फर्म के बिहाफ पर, तो यहाँ पर अदर पार्टनर चाहे वहां पे प्रेजेंट नहीं भी थे, लेकिन सारे पार्टनर्स यहाँ पर लाइबल होंगे उस पैसे को, क्योंकि ये जो भी सामान खरीदा गया है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खरीदा गया है, वो अपने घर के लिए वो सामान नहीं खरीद के आया है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स। जरा एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर हम मैरिट्स पर चलेंगे, क्योंकि मैरिट्स करने फिर हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो पहले तो मेमोरी ट्रिक क्या थी? ये क्या बात हुई, मैंने तो मेमोरी ट्रिक बनाई थी इसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना मेमोरी ट्रिक के पढ़ा रही हूं मैं। नहीं बनाई थी मेमोरी ट्रिक? क्या बात कर रहे हो यार। होगी मेमोरी ट्रिक, इस वाली पीडीएफ में नहीं होगी। हो ही नहीं सकता ऐसा, बिना मेमोरी ट्रिक के नहीं पढ़ा सकती मैं। एक मिनट अभी देखते हैं। तो मुझे शुरू से पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये रही, कह रहे हैं ना ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मेमोरी ट्रिक के पढ़ाया जा रहा हो। तो देखो बेटा, हमने ये जो फीचर्स पढ़े, इसकी मेमोरी ट्रिक क्या थी पहले तो जरा ये देखेंगे। मेरे फ्रेंड्स रिस्क लेकर डील क्रैक नहीं करते, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए बंधे हुए हैं एक दूसरे के एक्ट से। वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का कह सकते हो कि रोल प्ले करते हैं। फॉर्मेशन बहुत आसान है, आपको पहले तो कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाओ, चाहे ओरल बना लो चाहे रिटन एग्रीमेंट यानी कि डीड बना लो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी यहाँ पर नहीं होता। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ज्वाइंटली और इंडिविजुअली सभी पार्टनर्स लाइबल है। रिस्क बियरिंग सारे लोग मिलकर करेंगे। डिसीजन मेकिंग सब लोग म्यूचुअल कंसेंट से लेंगे। कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर थोड़ी सी कम रहती है, एक एग्रीमेंट खत्म होता है, चाहे बाकी पार्टनर्स मिलकर तो नए एग्रीमेंट के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करूं तो मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 50। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं मैरिट्स की तरफ। अब धमाकेदार मैरिट्स पढ़ते हैं, मजा आएगा अब तो मैरिट्स पढ़ने में। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं मैरिट्स की तरफ, क्योंकि मैरिट्स है हमारे खूब बढ़िया, क्योंकि वो कहते हैं इजी बिजनेस में सब सिक्योर। इजी बिजनेस में सब सिक्योर, जहां पर ई से मतलब है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बी से है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, एम से है मूव फंड्स, एस से है शेयरिंग ऑफ रिस्क और एस से है सीक्रेसी। तो इजी बिजनेस में सब सिक्योर। तो बेटा फटाफट से मेमोरी ट्रिक लिख लो अपने रजिस्टर में और कमेंट में मुझे लिख दो, ताकि जो भी बच्चा विजिट करता है वीडियो को उससे एटलीस्ट मेमोरी ट्रिक दिख जाए और कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तुम भी अगर थोड़े दिनों बाद वापस इस पे लौट कर आओगे तो तुम्हें भी दिखना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी यादें होंगी कि हाँ यार हमने पढ़ाई की थी, देखो हमने यहाँ लिखा था, हम कितने अच्छे बच्चे हुआ करते थे, अब हम नालायक हो गए हैं। चलो देखो जी, सबसे पहला ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कितना आसान है ना पार्टनरशिप बिजनेस खोलना। अभी तो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, एक एग्रीमेंट बनाना है उसमें भी चॉइस है, ओरल बनाओ चाहे रिटर्न बनाओ। साथ ही साथ बस 2 मेंबर के साथ ही तुम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और कल को मन भर जाए यार तोड़ देना पार्टनरशिप, और क्या ही हो सकता है। तो देखो, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी स्टार्टेड एंड क्लोज विद कंपैरेटिवली फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज। तो बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज है यहाँ पर भी। आप एक पार्टनरशिप डीड बना लो, रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लो, चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपकी मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है। सिंपल और इनएक्सपेंसिव है स्टार्ट करना, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज और नेचर क्या है, और उसी तरीके से अगर आपको इसको बंद करना है तो वो भी बहुत आसान है। ठीक, 2 लोगों ने शुरू किया अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बस एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपस में एक दूसरे के साथ साइन किया और बिजनेस शुरू हो गया। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अभी पीछे तो पढ़ के आए हो कि डिसीजन कैसे होता है।
म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता है, आपसी सहमति के साथ होता है। सो डिफरेंट पार्टनर्स कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डिसीजन मेकिंग। हर एक पार्टनर अपने हिसाब से अपने अपने जो व्यू पॉइंट्स है, अपने जो एक्सपर्टाइज है वो शेयर करता है, ठीक है। वर्क कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइज। यहाँ पर आपस में जो काम है वो सभी के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन वन पर्सन। एक बंदे के ऊपर ही उस बर्डन को रिड्यूस करता है। डिसीजंस आर जनरली मोर बैलेंस्ड। यहाँ पर डिसीजन ज्यादातर बैलेंस रहते हैं। चांसेस ऑफ द मेजर मिस्टेक्स आर रिड्यूस। तो किसी भी तरीके के मिस्टेक्स के चांसेस यहाँ नहीं रहते, क्योंकि देखो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हो, मिलकर सारे डिसीजन ले रहे हो, आपने मैनेजमेंट का वर्क यहाँ पर बांट लिया है, तो किसी के ऊपर पर्टिकुलर एक बर्डन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सब बैलेंस बनाकर काम कर रहे हैं। और जो भी कोई मेजर इशू होता है उस पर सब आपस में बैठते हैं, सीरियसनेस के साथ डिसीजन लेते हैं। तो जब 10 लोग बात कर रहे हैं, 10 लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करेंगे, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी का कपड़ों का बिजनेस है, तो एक पार्टनर फाइनेंस देख रहा है, दूसरा अभी मार्केटिंग देख रहा है, जैसे हमने पीछे भी देखा, तो आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मोर फंड्स, यस। देखो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, अकेला बंदा था, कितना पैसा लगा लेता। तो वहां पर हमने पढ़ा था ना, लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहां का डिमेरिट था, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेशन थी। HUF के अंदर भी मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों ने लैक ऑफ रिसोर्सेज देखा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही हमारी डिपेंडेंसी होती है, पुश्तैनी बिजनेस, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ठीक। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात हो रही है तो मिनिमम 2 है, लेकिन मैक्सिमम 50 मेंबर आप अपने यहाँ पर रख सकते हो। तो 50 मेंबर थोड़ा भी पैसा अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो आप यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हो। तो अगर मैं कंपेयर करूं HUF, चलो HUF को मैं छोड़ भी दूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर हम कंपेयर करें तो पार्टनरशिप में डेफिनेटली जो फंड्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। सो कैपिटल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस सेवरल पार्टनर्स। अलग अलग पार्टनर से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप तो ज्यादा ही आपको यहाँ पे पैसा देखने को मिल रहा है, प्लस बहुत सारे लोग हो मिलकर बिजनेस चला रहे हो, तो बोरोइंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से पैसा उधार ले सकता है, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो और यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेशंस भी चला सकते हो, ठीक है। जैसे कि 4 दोस्तों ने मिलकर पैसा लगाया एक फिटनेस सेंटर में, जिम खोल ली, बहुत बढ़िया काम किया भाई। नेक्स्ट है बेटा जी शेयरिंग ऑफ रिस्क। यहां पर आप आपस में मिलजुल कर रिस्क भी शेयर कर रहे हो। तो आप में से किसी को भी कोई परेशानी होती है, एकदम से कंधा दे देते हो अपना, आजा भाई रो ले, कोई बात नहीं, हम तेरे दुख में भी तेरे साथ हैं, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ रिस्क को शेयर करेंगे। तो जिस तरीके से प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है उसी तरीके से रिस्क भी शेयर करेंगे। अभी पीछे रिस्क बियरिंग पढ़ के आए हो, बिल्कुल सेम है, चाहो तो वही लिख देना, ठीक है। सो बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स। सभी लोग पार्टनर्स जो है शेयर करेंगे। लॉसेज आर शेयर्ड इन द अग्रीड रेशो। लॉसेज यहाँ पर बिल्कुल उसी रेशो में बांटे जाएंगे जिस रेशो में प्रॉफिट बांटे जाते हैं। रिड्यूसेस द बर्डन ऑन वन इंडिविजुअल। एक के ऊपर सारा बर्डन नहीं आता, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं, सहारा देते हैं कि देख भाई आगे बढ़ना है ना तो रिस्क लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं यार, नुकसान होगा, सब मिलकर सह लेंगे। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ। सो पार्टनर्स जॉइंटली बियर करते हैं लॉस को। तो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो कल को बिजनेस प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो सब मिलकर उस चीज को झेलेंगे, ठीक। लेकिन बात आती है सीक्रेट की। तो सीक्रेसी के लिए ये बोला जाता है कि देख पार्टनर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जब भी कोई सीक्रेट बात करनी होती थी तो ऐसे पूरा ग्रुप बनाते थे और सारी बात करते थे और कहते थे कि सुनो किसी को नहीं कहना, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। तो देखो भाई यहाँ पर पार्टनर्स की जो लिमिटेशन है कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है कि 50 ही तो मेंबर आ रहे हैं। अब 50 मेंबर हैं, आपस में बिजनेस के सीक्रेट्स बांट रहे हैं, तो बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बिजनेस के सीक्रेट्स कहीं हद तक सिक्योर है, क्योंकि अपना ही बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, कुछ लिमिटेड लोग हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं, तो सीक्रेट मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी किया जा सकता था क्योंकि वहां पर अकेला ही बंदा है, अकेला बंदा किसको क्या ही बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप कह सकते हो कि सीक्रेट मेंटेन था, पूरी वहां पर कॉन्फिडेंशियल रहती थी आपकी इंफॉर्मेशन। यहां पर भी कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि आपको ना अपने अकाउंट्स पब्लिकली पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली सीक्रेसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स पब्लिकली। तो पब्लिकली आपको अपने अकाउंट्स नहीं दिखाने हैं, तो बिजनेस इंफॉर्मेशन कहीं हद तक कॉन्फिडेंशियल रह जाती है। कॉम्पिटिटर्स आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स को नहीं देख पाते।
ट्रेड सीक्रेट्स आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिससे आपकी एक मार्केट में अच्छी पोजीशन यानी कि कंपिटिटिव एडवांटेज बनती है। तो एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट के फॉर्मूला को अपने पार्टनर्स तक ही सिर्फ बता रही है, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर रही। ठीक है, चलो भाई, बहुत 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 अच्छी बातें हो गई, बहुत अच्छी बातें। अब नहीं इतना सहन हो रहा मुझसे, अब बुराई करनी पड़ेगी, अब चुगली करनी पड़ेगी। तो आगे लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने कहा पुल, चलो भाई इनका उठा दो शटर और या फिर इनका डोर कर दो पुल जोर से और बता दो सारी की सारी इनकी कमियां और इनके लिमिटेशन। तो पी से है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यू से है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एल से है लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर एल से है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फिर एल से है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो भाई बहुत झमेला है इनके यहाँ। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो हम अभी स्टार्टिंग में पढ़कर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पर्सनल एसेट्स यूज किए जा सकते हैं। सो पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द बिजनेस डेट्स, देयर पर्सनल एसेट्स मे बी यूज टू रीपे द डेट्स, बट हाँ जॉइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। हर एक पार्टनर जो है उसे इंटायर डेट पे करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर हाई है, जैसे कि अगर पार्टनरशिप अगर फेल हो जाती है तो क्रेडिटर लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा ले सकता है, यानी कि पार्टनर्स की। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब कहेंगे मैम अभी तो आप कहती थी रिसोर्सेज ज्यादा है, अब आ गई आप अपनी बात पे, अब अपनी बात कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने, कहते लिमिटेड रिसोर्सेज है। मेरी बात तो सुनो भाई, मुझे समझाने तो दो। मैंने क्या बोला था, मैंने अभी क्या बोला था कि पार्टनरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा रिसोर्सेज है, एचयूएफ से ज्यादा रिसोर्सेज है, क्योंकि अभी तुमने यही तो दो पढ़े हैं। अभी कल को पढ़ाऊंगी ना जब जॉइंट स्टॉक कंपनी, तब तुम्हें यही पार्टनरशिप छोटी नजर आएगी। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना वो कम नजर आएंगे। तुम दो लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस जो तुमने यहाँ पर चाय की दुकान खोल रखी है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा बिजनेस अंबानी के बिजनेस से बड़ा है, वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है? तुम 50 लोग काम जो कर रहे हो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तुम्हारा वो बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी से ज्यादा है? नहीं होगा ना ज्यादा वहां पर बेटा। मैक्सिमम की लिमिट सेट हो गई आपकी, यहाँ 50 मेंबर। अब 50 मेंबर ने अगर थोड़ा पैसे कंट्रीब्यूट किया तो बहुत बड़ा अमाउंट कैसे आएगा ना। यही तो दिक्कत है, इंसान संतुष्ट नहीं होता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ पर मतलब है बेटा कि फंड्स लिमिटेड है लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में, वैसे कम नहीं है भाई। अगर तुम पीछे मुड़ के देखो कि अरे सोल प्रोप्राइटरशिप तो उससे ज्यादा पैसा है, एचयूएफ ऐप से भी हमारे पास ज्यादा पैसा है, लेकिन यहाँ खड़ी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो कहती है हमारे पास तुमसे भी ज्यादा पैसा है। तो बस लार्ज कंपनीज का कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा फंड कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो कैपिटल कई बार लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए कम पड़ जाती है, एक्सपेंशन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लार्ज प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप जो है उसे एक लार्ज फैक्ट्री बनानी थी, लेकिन कैपिटल कम पड़ रही थी, इसलिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए लैक ऑफ रिसोर्सेज है। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब भाई देखो ये तो होगा, ये देखो देखो कितना गुस्सा कर रही है उसके ऊपर, कितना गुस्सा कर रही हो बेचारा, देखो कैसे रो रहा है ना, कितनी गलत बात है। होता है यार पार्टनरशिप में, सारी शिप में होता है ये। तो बेटा देखो, जहां वही कहावत, जहां दो बर्तन होंगे खड़केंगे, तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप किससे लड़ता बेचारा? एचयूएफ। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर भी थे, अब यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि 50 लोग सब अलग बुद्धि के, यहाँ तो रिश्तेदारी भी नहीं है, यहाँ तो सब अलग अलग लोग हो सकते हैं, यारी दोस्ती में भी जहाँ पैसे प्रॉपर्टी की बात आती है हर जगह पर लड़ाई हो जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? आपको म्यूचुअल डिसीजन लेना है, जरूरी थोड़ी है 50 के 50 लोग एक ही बात पे अग्री हो जाए, 20 लोग एक ही बात पर अग्री हो जाए, 5 लोग भी एक बात पर अग्री हो जाए। भाई सबका अपना व्यू पॉइंट होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने ओपिनियंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही बात पर सहमत हो जाएं। तो कई बार यहाँ पर जब सबके ओपिनियंस अलग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखो यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा होता ही तब है ना जब सामने वाला आपकी बात को नहीं मानता है। जब तक वो आपकी बात को मान रहा होता है तब तक तो सामने वाला भगवान लगता है हमें। जब तक हम किसी की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं तब तक तो हम उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे इंसान होते हैं। जहां हमने उसके खिलाफ जाकर कोई भी काम कर दिया वहीं पे तो हम बुरे हो जाते हैं ना। ये तो फैक्ट है बेटा, रियलिटी है। हम लोगों ने भी फेस करी, हमने अपने चैनल पे भी फेस करी, हमने हर जगह पर ये चीज फेस करी कि जब तक हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, जब तक उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तब तक हम तो बहुत अच्छे हैं, तब ताली नहीं बजती। लेकिन जिस दिन हमने उसके विपरीत कुछ कर दिया, चाहे वो किसी की भलाई के लिए ही हो, लेकिन अगर हमने उसके विपरीत जाकर कुछ कर दिया तो हमसे बुरा उस इंसान के लिए फिर कोई भी नहीं होता। चलो, जिंदगी की बातें बहुत पढ़ ली, अब इसे पढ़ लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज शेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आप बांट रहे हो। पार्टनर्स कई बार डिसएग्री हो जाते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे।
अनवाइज डिसीजन जो है एक पार्टनर का, यानी कि एक पार्टनर कुछ गलत बोल रहा है या सही नहीं डिसीजन ले रहा वो, तो सबको अफेक्ट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस को खराब कर सकते हैं। जैसे कि एक पार्टनर एक्सपेंशन चाहता है, दूसरा पार्टनर नहीं चाहता कि अभी एक्सपेंशन की जरूरत है, तो जब तक दोनों के बीच में आपसे सहमति नहीं होगी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब हमें पीछे पढ़ा हमने कि क्योंकि यहाँ पर किसी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी, बैंकरप्ट हो जाना, कुछ भी अगर इस तरीके का हो जाता है तो एक एग्रीमेंट खत्म, नए एग्रीमेंट अगर आप चाहें तो उसके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि देयर इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो। ये सभी चीजें आपके बिजनेस फर्म को डिसॉल्व, यानी कि आपके बिजनेस के एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर जाती है। एक नए एग्रीमेंट के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ स्टेबिलिटी यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू द कंपनी। जैसे कि एक लॉ फर्म बनी हुई थी, उन्हें रीऑर्गेनाइज करना था क्योंकि एक सीनियर पार्टनर ने रिटायर कर दिया, तो वो चाहे तो अब दोबारा उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में, क्यों? अकाउंट्स ही पब्लिश नहीं करते हो, चोरी छुपे सारा काम कर रहे हो, दिखाई नहीं दे कुछ भी, तो पब्लिक कैसे विश्वास करेगी आप पे? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो पब्लिक यहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रही है कि वो कैसे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जज करे, क्योंकि आप तो अपना कुछ दिखाते ही नहीं हो ना, आप तो यहाँ पर सारे अकाउंट्स को छुपा कर बैठे हो। तो अकाउंट्स आप जनरली पब्लिश नहीं कर रहे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप प्राइवेट रख रहे हो, इन्वेस्टर्स और आउटसाइडर्स का भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस है कि जब लोन वोन मांगने आओगे सिर्फ तभी दिखाओगे। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है कम रहता है, क्योंकि कंपनीज की रिपोर्ट्स तो पब्लिश्ड है, सब दिख रही है, लेकिन आपकी नहीं दिख रही है। सो अ कस्टमर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो कई बार एक जो कस्टमर है वो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को नहीं जान पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो अभी पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके अंदर में बहुत सारे किस्से कहानियां पढ़ने हैं। फिलहाल हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, मीनिंग समझ लिया, फीचर समझ लिए, मैरिट समझ लिए, डीमैरिट समझ लिए। तो अभी डीमैरिट्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं पुल के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सनल एसेट्स यूज होंगे, रिसोर्सेज कंपनीज के कंपैरिजन में कम है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है क्योंकि आपका एक एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आप अपने अकाउंट्स नहीं दिखा रहे। मैरिट्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला ना इजी बिजनेस में सब सेफ। तो भाई देखो ईज ऑफ फॉर्मेशन है, बहुत आसानी से बिजनेस को शुरू कर सकते हो, मिनिमम 2 मेंबर्स, एक डीड बना दो, रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसीजन लेते हो, सब लोगों ने काम आपस में मैनेजमेंट का भी बांट रखा है। मोर फंड, सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ से कंपेयर करें तो ज्यादा पैसा है यहाँ पर, रिस्क आपस में हम बांट पा रहे हैं, यानी कि हमारे दुख के लिए हमारे पास लोग हैं बांटने के लिए, सीक्रेसी मेंटेन है क्योंकि अकाउंट्स पब्लिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी पार्टनरशिप में इतना अच्छे से पढ़ लो, सारे मेमोरी ट्रिक को याद रखो, अच्छे से नोट्स बना लो, थोड़ी सी केस स्टडी सॉल्व कर लो, और मैम को लास्ट में एक फीडबैक और दिल दे के जाना, अटेंडेंस लगा के जाना। तो चलो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।